हाँ, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को करेंगे। कल हमने दो न्यूमेरिकल आप लोगों को दिए हुए थे होमवर्क में। तो सबसे पहले अपन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया था कि एक +3 माइक्रो कूलम का आवेश है और एक -3 माइक्रो कूलम का आवेश है, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर रखे हैं। और पूछा जा रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या क्या दिया गया है ना, वो अपन सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें आवेश का मान दिया गया है और दो आवेश दिए गए हैं, Q1 = +3 माइक्रो कूलम और दूसरा आवेश दिया गया है Q2 = -3 माइक्रो कूलम। सत्यम बेटा देखना, हो सकता है कि आज शायद आपको थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि आपने शायद 2 दिन क्लास नहीं ली है और आज जो होने वाला है वो पूरा 2 दिन की क्लास पे डिपेंड है, इसलिए, है ना। तो देखना, अगर नहीं आएगा तो हम बैठे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, पहला आवेश हमें दिया हुआ है Q1 = +3 माइक्रो कूलम, दूसरा आवेश दिया है Q2 = -3 माइक्रो कूलम, और इसके बाद इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जब हमने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी स्थिति में करवाया था, ये न्यूमेरिकल, तब हमने इसका डायग्राम भी बना के आपको दिखाया था, जिससे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ सके कि ये क्या चल रहा है और सही चीज समझ में आ सके। आज भी बता देते एक बार और डायग्राम। वैसे डायग्राम की इतनी जरूरत होती नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपको डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आता है तो हम एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है, एक +3 माइक्रो कूलम आवेश है, एक -3 माइक्रो कूलम का आवेश है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो आप जानते हैं पहला आवेश हो गया जिसे हमने Q1 मान लिया +3 माइक्रो कूलम, ये दूसरा आवेश हो गया जिसको अपन ने Q2 मान लिया -3 माइक्रो कूलम, सही है। अब इसके बाद क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें दी गई है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को किससे बताएं? बस बच्चों के मन में यहाँ ज्यादा डाउट रहता है कि इस दूरी को अपन किससे प्रदर्शित करें, कौन सी वाली दूरी है, R है कि 2L है, कौन सी वाली है। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, और इस दूरी को अपन डायग्राम में किससे बनाते हैं? 2L से बताते हैं, जब अपन वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं तब। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L से बताई जाएगी। 2L का मान है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक। इसके बाद हमसे बोला गया है कि इस वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आज के क्वेश्चन में यही न्यूमेरिकल हमसे निरक्षीय स्थिति में पूछा गया है। इससे पहले अपन इसी न्यूमेरिकल को अच्छी स्थिति में कर चुके हैं, ठीक। तो निरक्षीय स्थिति किधर होती है? इस वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से ऊपर की ओर होती है। ये बिंदु P है, इस बिंदु P की स्थिति को अपन कहते हैं निरक्षीय स्थिति, और ये कितनी दूरी पर होती है? तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.6 मीटर की दूरी पर। अब इस वाली दूरी को अपन किससे बताएंगे? आप अपने आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने डेरिवेशन तैयार कर लिए वो लोग, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को किससे बताते हैं? R से। तो ये आपकी दूरी हो गई R। और एक बार और हम आप लोगों को बोल दें, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति जिन लोगों ने अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं की है पक्का, वो लोग तैयार कर ले लिख करके। कोई 2-4 बच्चे रह गए मुश्किल से जिनने अभी तक हमें सेंड नहीं की है, लापरवाह आलसी लोग होते हैं, उन्होंने नहीं की है, तो वो लोग तैयार कर ले। आपके बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन से आपके आगे के 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और उनमें से पक्का एक तो फंसेगा, मतलब कि 5 नंबर पक्के हो गए। तो इसलिए इसको तैयार कर लें, है ना। तो अब हम देखेंगे कि हमें दूरी दी गई है निरक्षीय स्थिति में, R की वैल्यू कितनी है? 0.6 मीटर। और फिर हमसे पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, मतलब कि E का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, मतलब कि E के मान का। क्या फॉर्मूला होता है?
ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/RQ। ये निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, जिसको अपन लोगों ने शनिवार को पढ़ा था, सोमवार को इसका रिवीजन भी किया था, है ना। यही होता है फॉर्मूला। केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, लेकिन वैल्यू पुट करने के लिए इसकी वैल्यू तो आपके पास होती है 9 × 10⁹ मैथमेटिक्स में। अब तो सब बच्चे समझने लगे होंगे कि ये कूलाम के नियम से इसकी वैल्यू आती है। आर की वैल्यू आपके पास है 0.6 मीटर। पी की वैल्यू आपके पास पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, तो पहले पी की वैल्यू निकाल ले, तभी इस फॉर्मूले का अपन उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसा काम करते हैं, पहले पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी होता क्या है? पी होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमें लगता है शायद आज शिवा ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है। वैद्युत द्विध्रुव कर ली, वेरी गुड वेरी गुड। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम पी से बताते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, Q × 2L। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। कैसे? P इज इक्वल टू, Q मतलब होता है आवेश। कितना आवेश है? इन दोनों में से कोई सा भी एक आवेश ले सकते हैं। आप इसकी परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक आवेश अपन ले लो प्लस वाला, हाँ, लेकिन इस आवेश को पहले सही लिख लें। +3 माइक्रो का साइन हटाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू लिखना पड़ेगी -6 और कूलाम की जगह कूलाम। ठीक है, इसको इधर लिख दे, भूल नहीं जाए बच्चे। और इसी तरह से इसको कैसे लिखेंगे? -3 × 10⁻⁻6 कूलाम की जगह कूलाम। तो अपन क्या करेंगे, Q आवेश है, आवेश की जगह प्लस वाला आवेश ले लेते हैं अपन, 3 × 10⁻⁻6। 2L की जगह अपन 2L की वैल्यू ले लेते हैं, ये रही 2L की वैल्यू, 2 × 10⁻⁻3। और इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10⁻⁻6 और -3 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -9 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब लगाएंगे उस फॉर्मूले को। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/RQ। यही होता है फॉर्मूला। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, बहुत आसान है। अब तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू मैथमेटिक्स में कितनी होती है? आप लोग जानते हैं, 9 × 10⁹9। P की वैल्यू पहले निकाल के रेडी कर चुके हैं, 6 × 10⁻⁻9। R की वैल्यू, R कहाँ आएगा, कितनी है? 0.6। पावर Q लगाए तो पावर Q लगा दो। ठीक, अब आप जानते हैं कि बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, तो बीच में कौन सा साइन लगेगा? N2 का। 10⁻+ का 9, 10⁻- का 9, ये तो कट गया काम से। अब क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 9 × 6, ये तो बचेगा ऊपर 9 × 6, और नीचे क्या बचेगा? तो नीचे आपको पता है 0.6 पर पावर कितनी लगी है? पावर 3 लगी है। तो हम 0.6 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, 0.6 × 0.6 × 0.6। अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। सही है। 3 पॉइंट से एक डिजिट के बाद तीनों पॉइंट हट गए, 3 0 आ गई। अब आप कैंसिल आउट करेंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ तो 1 आ जाएगा। अब इसको 9 से कर ले, वो 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा, वो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। सही है। फिर 3 से इस वाले 6 को कैंसिल आउट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या बचेगा बेटा? इधर देखेंगे तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 1000 मतलब 3 0, इधर तो 1 बचा, कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या बचा है? 2 × 2, 2 इसका बचा है, 2 इसका बचा है, 2 × 2 यानी कि 4। और आप सब बच्चे जानते हैं कि 1000 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 250 न्यूटन पर कूलम।
ये आपकी निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये आंसर हमें उदल ने भेजा था, अभी हमने व्हाट्सएप पर देखा था खोल के जल्दी में, तो हमें दिख रहा था ये आंसर उदल ने भेजा था। बिल्कुल सही आंसर है उदल का इस मामले में, वेरी गुड। और जिन बच्चों, सब लोग देखना बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें आज के क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है कि 0.1 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं। एक बात तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन में जीरो बहुत आने वाली है। 0.1 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं, एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं वो। 0.1 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। तो हमने लिख दिया 10 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखी है। फिर इसमें लिखा है इस वैद्युत द्विध्रुव से, इस वैद्युत द्विध्रुव से, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव शब्द लिखा है इसीलिए हमने एक प्लस का और एक माइनस का बना दिया है। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव शब्द नहीं लिखा होता तो फिर हम ओनली दोनों प्लस प्लस के बनाते हैं। तभी तो हमें मालूम चला कि एक आवेश अपन को प्लस का बनाना चाहिए 0.1 माइक्रो कूलम, और एक आवेश माइनस का बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है इसलिए। अब इस वैद्युत द्विध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति कहाँ होती है? ऊपर की ओर। कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या करना है? बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये किसका मान होगा 10 सेंटीमीटर? ये आर का मान होगा। जिन बच्चों ने डेरिवेशन पढ़ी है वो समझते हैं। ये किसका मान होगा? ये 2L का मान होगा, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L से बताते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लें कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो हम लिखेंगे आवेश Q1 इज इक्वल टू, हाँ बोलो, हाँ ओके बेटा, कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या होता है कि हम सामने देखते हैं मालूम नहीं चलता है। 0.1 माइक्रो कूलम, दो आवेश है, एक प्लस का 0.1 माइक्रो कूलम है, एक माइनस का 0.1 माइक्रो कूलम है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमसे पूछा गया है निरक्षीय स्थिति में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि E की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक, अब हमने बोला सबसे पहले अपन को ये चेक कर लिया जाना चाहिए कि जो वैल्यू हमें दी गई वो सही है कि नहीं, अपनी सही SI मात्रक की फॉर्म में दी है कि नहीं। अगर नहीं दी है तो अपन उनको बदल लेंगे। जैसे कि आवेश 0.1 माइक्रो कूलम है, जबकि आवेश को कूलम में होना चाहिए, माइक्रो क्यों आया? माइक्रो को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 0.1 माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁶, और कूलम की जगह कूलम। अब तो सीखने लगे होंगे। इसी तरह से अगर इसे भी लिखना है तो लिख सकते हैं माइनस का 0.1 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ और कूलम। अब आवेश अपनी सही अवस्था में आ गया कूलम की फॉर्म में। डायग्राम की जरूरत तो है नहीं है ना, तो डायग्राम हम समझाने के लिए बनाया था केवल आप लोगों को। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी जिसे हम 12 से बताते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, इसे अपन लिखेंगे मीटर में। दूरी को मीटर में होना चाहिए, तो फिर एंगस्ट्रॉम में दी है तो क्या करेंगे? एंगस्ट्रॉम की वैल्यू लिखेंगे, कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। ये स्टार्टिंग की बेसिक क्लासों में हम आपको सिखा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखी है तो हम आपको यहाँ लिख करके दिखा रहे हैं। 1 माइक्रो जिसे म्यू से बताते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। और इसी तरह से 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जिसे अपन बताते हैं A की पावर 0 लगा करके, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। और ये आप बंद कर दो ब्रैकेट में, ये आपको साइड से लिख करके हम दे रहे हैं, है ना। अगर आप लोग ऐसा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के आते हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है टीचर पर कि बच्चे को अच्छा नॉलेज है और पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस पर आपको उस क्वेश्चन में बन जाते हैं, है ना। तो आपने वैल्यू लिख दी एंगस्ट्रॉम की, सेंटीमीटर भी गलत दिया हुआ है, किसमें होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। कैसे बदलेंगे? आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। अब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे, मीटर में बदल जाएगा। 10 में 100 का भाग दे दिया, मीटर में बदल जाएगा। अब क्या होगा? 0 से 0 कट गया, 1 में 10 का भाग देंगे, क्या आंसर आएगा? 0.1 मीटर, है ना।
अब क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले अपन को P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी। ये तो आप लोग सीख चुके हैं ना, अभी अपन ने निकाला था पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे अपन किससे बताते हैं, इसे अपन बताते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। क्या हो जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है, आवेश की वैल्यू कोई सा भी आवेश ले लो, 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 2L की वैल्यू कितनी है, ये रही 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सही है। अब क्या किया जाए, अब अपन को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। कैसे, इसके अपोन में कुछ नहीं, तो पहले तो 1 मान लो, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। सही काम कर रहे हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, एक 0 आ गई, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा, P इज इक्वल टू 1 का इंटू करो तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसा ही रहना है। 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 10 सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा ना, माइनस माइनस की पावर ऐड हो जाएंगी। और अब P की वैल्यू आ गई है बाहर। आप चाहें, अगर आपका मन कर रहा हो तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलाम इंटू मीटर, लेकिन मन तो जब करेगा ना जब पता हो, है ना। अब क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा है, निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, अपन इसका फॉर्मूला लगाएंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू, यही होता है ना, अभी लगाया था फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैथमेटिक्स में कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। P की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 16। आर की वैल्यू कितनी है, आपके सामने रही 0.1। 0.1 पावर क्यू लगा है तो पावर क्यू लगा दो, बीच में कोई साइन नहीं तो इनटू। अब इधर करेंगे अपन, क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 9 और माइनस का 16, पहले इनको निपट लो। प्लस के 9 में से माइनस का 16 पावर कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा, पावर माइनस 7 बचेगी। बचेगी कि नहीं बचेगी, ये पावर माइनस का 16 है, ये प्लस का 9 है, दोनों पावर सॉल्व करो, कितनी बचेगी, माइनस की 7। अपन में क्या लिखा है, 0.1। 0.1 पर पावर कितनी है, 3। अब 1 तो छोटे बच्चे हैं, मल्टीप्लाई तो अपन को आता नहीं है, अपन इसको 3 बार लिख लेते हैं। 0.1 पर पावर 3 लगी है, हम इसको कितनी बार लिख लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, स्पेस की जरूरत होगी हमें यहाँ, तो ऐसे लिख देते हैं 10 टू द पावर माइनस 7। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह पॉइंट हटाते जाओ, 0 लगाते जाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। सही काम किया है। क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू 9000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1, वो तो 1 ही रहेगा, 1 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या होगा, E इज इक्वल टू 9, ये पावर 3 से ये पावर कम हो जाएंगे कि नहीं, कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। ये 3 जीरो है, इससे ये माइनस की 3 पावर कम हो जाएंगी, कितना हो जाएगा, पावर माइनस 4 बचेगा, 3 पावर कम हो जाएंगे। तो अपॉन में कोई 1 का कोई मतलब होता नहीं है, बाहर इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, हो जाएगा कि नहीं। जिन बच्चों को हमारी ये वाली बात समझ में नहीं आ रही हो कि ये पावर कैसे कम हो जाएंगी, उनके लिए हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। बढ़ा दें, चलो बढ़ा देते हैं, देखो कैसे, कभी कभी आप लोगों को परेशान करने में अच्छा लगता है। देखो 9 लिखा है, ये 3 जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 नहीं लिख सकते, और 10 टू द पावर माइनस 7, अपन में कुछ नहीं तो 1। तो अब आप जानते हैं 10 टू द पावर 3 तो प्लस का है ना, और ये पावर माइनस की 7 है, प्लस के 3 से माइनस की 7 जाएंगी तो कितना बचेगा, माइनस का 4। अपन में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, बाहर इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, आप लोग आसानी से नोट कर लें। और बड़े
दिक्कत वाली बात है कि हमें उम्मीद थी कि बच्चे कर लेंगे, पर किसी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन लिखना, सिद्ध कीजिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। सिद्ध कीजिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। कि आपस में तुलना करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, फिर अपन उनकी तुलना कर लेंगे। लेकिन जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है वो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण बनती है। ये बात आप लोग जानते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। और वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर जब हम अक्ष पर किसी बिंदु को लेते हैं तो वो अच्छी स्थिति में तीव्रता बन जाती है। और जब किसी वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर ही अगर किसी बिंदु को हम लंबवत लेते हैं या निरक्षीय स्थिति में लेते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ आप ध्यान से देखना आंसर में, माना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव से स्मॉल r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं कितनी होती है, आपको पता है कितनी होती है। E = 1/4πε0 2p/r3 यही होती है। तो यही यहाँ पे हो जाएगी, स्वाभाविक है, जब यही होती है फॉर्मूला उसका यही है, बनती इसीलिए है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 2p/r3। ये हमने कहाँ से लिखी, ये लाइन फॉर्मूले से लिखी, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से। या आप कह सकते हैं कि हमने उसी फॉर्मूले को लिख दिया है जो हम निकाल चुके हैं पहले अच्छी स्थिति का। सेम इसी तरह से हम दूसरी लाइन लिखेंगे, माना कि आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है और किसी बच्चे को बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, आपको भी नहीं दिख रहा है और किसी बच्चे को दिख रहा है? वो हम समझ गए बेटा, क्योंकि अभी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा ऊपर से लिख रहे हैं, बोर्ड हिल रहा है इसलिए वो ब्लर हो रहा होगा बीच में। अभी देखिएगा, एक सेकंड रुको। माना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक एक लाइन ऊपर वाली लिखी है, एक एक लाइन। कैसे? माना कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r मीटर की दूरी पर, बस इस बार किसमें देख रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। और पहले किसमें देख चुके हैं, अच्छी स्थिति में। पहले भी वही लाइन लिखी है, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r मीटर की दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब हम किसमें देख रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि दोनों की तुलना करना है। तो जब निरक्षीय स्थिति में देख रहे हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, निरक्षीय स्थिति का।
क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 P/RQ, यही होता है निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। अभी अपन ने इस पर न्यूमेरिकल भी किया था, मंडे को इसका रिवीजन भी किया था। ये फॉर्मूला होता है, तो इस आधार पर यहाँ निरक्षीय स्थिति कितनी बनेगी? तीव्रता 1/4πε0 P/RQ। एक सेकेंड, इतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी जितना उसका फॉर्मूला है। तो ये हमने अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूले से उसकी तीव्रता लिख ली, और ये हमने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उसकी फॉर्मूले से उसकी तीव्रता लिख ली। अब पहले हम आपकी समस्या सॉल्व कर दें। हमने दोनों को लिख लिया कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, और किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, जो अपन इसके फॉर्मूले से पहले निकाल चुके हैं। अब क्या करना है? तुलना करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लिया समीकरण 1, और जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मान लिया समीकरण 2। अब आपको पता होगा कि जब हमें किसी की भी तुलना करना होती है तो हमेशा सबसे पहले हम उसका भाग देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका भाग देते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर कुछ ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? ठीक है, इधर देखो, जो समीकरण 1 में अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे अपन मान लेते हैं E1, और जो समीकरण 2 में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसे अपन मान लेते हैं E2। नहीं तो इनकी LHS सेम होती तो फिर ये वैसे ही कट जाएंगे, भाग देने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपन ने अच्छी स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली E1 और निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली E2। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब इनका भाग देना है समीकरण 1 में समीकरण 2 का, तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। पहले समीकरण 1 को लिख लो, 1/4πε0 2P/RQ। इसमें समीकरण 2 का भाग देना है, तो आप समीकरण 2 का भाग दे दो। E2 = 1/4πε0 P/RQ। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 में ही समीकरण 2 का भाग देना हो, आप समीकरण 2 में 1 का भी भाग दे सकते हैं। जैसा आपका मन करे आप वैसा काम कर सकते हैं। ठीक, अब जो कुछ कट पिट रहा है उसे काट लो। सबसे पहले तो ये कट गया, उसके बाद 2P/RQ पूरा कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे क्या बचेगा, इधर बचेगा E1/E2 और इधर बचेगा 2, और अपॉन में क्या बचेगा 1। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? अब अपन क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई E1 में कर दो तो हो जाएगा E1, E2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो हो जाएगा 2 × E2। सब बच्चे जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई E1 में तो E1, E2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 × E2। क्या देखा? हमें देखा E1 यानी कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है? E2 यानी कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुने के, दिख रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 गुने के बराबर है। तो अपन इस लाइन को नीचे लिखेंगे, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसको बोला जा रहा है? E1 को। बराबर लगा है तो बराबर लगा दो, ठीक है। फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है तो 2 लिख दो, * लगा है तो * लगा दो। E2 को क्या बोला जाएगा? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन लिख देंगे * निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने प्रूफ हो चुका है
कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुने के बराबर होती है। गुने का मतलब होता है गुणा, 2